पल्लवी जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थीं, लेकिन अभी तक बहू कंचन और बेटा सुभाष उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि पल्लवी जी गर्म पानी कर नहीं सकती थीं। बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, पल्लवी जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गए और पल्लवी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाज़ा खोला और तनमनाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो कंचन करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते सुभाष अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। कंचन भी तिल मिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो, तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बना कर रख दें। कंचन बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर पल्लवी जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई थी कि 4 साल का पोता भानु जाग गया। जगते ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख पल्लवी जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले भानु के लिए दूध गर्म करने गईं। अभी दूध गर्म ही कर रही थी कि इतने में सुभाष की आवाज़ आई, माँ, आओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना, कंचन के सर में दर्द हो रहा है। कंचन सही कहती है, सास बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते सुभाष भी रसोई में आ गया, साथ में भानु भी गोद में था। उसे देखते ही पल्लवी जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो, वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है। नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। भानु को पल्लवी जी के पास छोड़कर ही सुभाष वापस अपने कमरे में चला गया। पल्लवी जी देखती ही रह गईं, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुनाया जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और भानु और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय सुभाष ने कंचन से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। कंचन को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर
सुभाष गुस्से में आकर पल्लवी जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। पल्लवी जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गईं। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे। घर में सब लोग, यार दोस्त रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थीं। अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी पल्लवी जी ने हिम्मत करके अपने 2 बेटों सुभाष और विक्रम को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं। इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। पल्लवी जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपर मंजिल पर विक्रम अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर सुभाष अपनी पत्नी और पल्लवी जी के साथ रहने लगा। पल्लवी जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। विक्रम ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो सुभाष को अपने पास पल्लवी जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद सुभाष कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट पल्लवी जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं। पल्लवी जी को सुभाष की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर पल्लवी जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार पल्लवी जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को विक्रम अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। सुभाष और कंचन भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी वोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं पल्लवी जी से मिल सकता हूँ? आपको पल्लवी जी से क्या काम है, हमें बताइए। हम उनके बेटे हैं, सुभाष ने कहा। जी, मुझे पल्लवी जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में पल्लवी जी अंदर आईं। क्या आप ही पल्लवी जी हैं? जी, मैं ही पल्लवी हूँ। आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले पल्लवी जी आगे कुछ कहती, सुभाष बोला, कौन सा मकान बेचने जा रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? विक्रम ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति ने बनवाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का क्या करोगे? कंचन ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूं और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम लोगों के हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज़ ज़बान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? सुभाष और विक्रम एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला
मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर पल्लवी जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। कुछ महीने बाद वो मकान बिक गया और पल्लवी जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाती थीं और गांव के शांत वातावरण में अपनी ज़िंदगी जीती थीं। अब उनको किसी की जली कटी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ेगा। यहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थीं और वो पल्लवी जी बहुत खुश थीं, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगाता। वो खुद की मालिक थीं। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।